हेलो बच्चों, आज हम एक नया डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो इस सेकंड चैप्टर का नया डेरिवेशन है। क्या हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। वैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। मान लो हमारे पास दो चार्ज हैं, एक -q है और एक +q है। उन दोनों को हमने स्मॉल डिस्टेंस पर रख दिया। मान लो इनके बीच की डिस्टेंस इसको d मान लिया, तो इसी को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। कि जब दो चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अलग अलग हो, उनको स्मॉल डिस्टेंस पे रख देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल था। और इसका हमने क्या पढ़ा था, जो इसकी डायरेक्शन होती है ना -q टू +q की तरफ होती है, वो इसकी डायरेक्शन होती है। तो इसी का यूज करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जनरेट होगा, है ना। तो वो देखते हैं कैसे। इसके लिए हम थोड़ा सा एक इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर क्या करें, इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया। अब हमको पता है ये -q है और ये +q है। इनके बीच की डिस्टेंस है ना वेरी स्मॉल है, बहुत छोटी है, पर इसको हम यहाँ पे बनाने के लिए थोड़ा एनलार्ज व्यू दे रहे हैं इसका। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को कुछ भी मान लो, तो इनके बीच में पॉइंट होता है ना एक ओ पॉइंट मान लो इसको। इनके नाम भी रख देते हैं, ये -q था और ये +q था, थोड़ा ऊपर लिख दो इनको। इस पॉइंट का नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो और इसको O लिख दो। तो इनके बीच की डिस्टेंस है, उसको O से इधर A मान लो और A इधर मान लो। तो टोटल इनके बीच की डिस्टेंस हो गई 2A। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, ये जो डायपोल है -q +q, इसकी वजह से कोई एक पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आ रहा है, ये हम इस डेरिवेशन में देखेंगे। तो देखो पॉइंट हम मान लो कोई भी ऐसे रैंडम हम कोई भी ले लेते हैं, इस जगह ले लिया मान लो, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इस वाले -q की वजह से एक पोटेंशियल होगा और एक +q की वजह से पोटेंशियल होगा। तो देखो पहले बना लेते हैं इसको। एक पॉइंट थोड़ा यहाँ पे मीट कर रहा है, तो इस जगह ले लो। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया मान लो P, है ना। अब ये वाला P पॉइंट है, इसकी इस +q से कुछ डिस्टेंस होगी, तो इसको मान लिया R1, और -q से कुछ डिस्टेंस थी, इसको मान लिया R2। ठीक है। अब O पॉइंट से भी कुछ डिस्टेंस है, तो इसको भी इससे मिला दो। थोड़ी लाइन हो गई पर देख लेते हैं। इसको R मान लिया, ठीक है, स्मॉल r। तो देखो ये इलेक्ट्रिक डायपोल था, इसका -q चार्ज था, इधर +q था। एक पॉइंट लिया P, इसकी यहाँ से डिस्टेंस R है, R1 है इस वाले से, और इससे R है और इससे R2 है। अब देखो इसकी यहाँ पे P पॉइंट तो ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट अगर हमको बताने हुए तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ O पॉइंट से दिखाएंगे। O पॉइंट से R डिस्टेंस पे है, और मान लो ये यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो R, थीटा पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उसमें ऐसे ही दिखाते हैं R, थीटा। थोड़ा सा इसको मिटा के सही से लिखते हैं, R, थीटा। अब देखो कैसे लिखा है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस R है और एंगल थीटा है, इस पर सिचुएटेड है। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक तो होता है कार्टेशियन। मान लो ये P पॉइंट है, तो इसकी लोकेशन दिखानी है यहाँ से O से, तो नहीं करते थे कि हम यहाँ से X डिस्टेंस पे है ये, और मान लो यहाँ से Y डिस्टेंस पे है, तो इसको P के कोऑर्डिनेट हो जाते थे X, Y। ये होता है कार्टेशियन सिस्टम, हिंदी में कार्तिकीय ऐसा कुछ होता है। अगर देखो ये वाली डिस्टेंस दे दी मान लो हमको कि ये R है, और ये एंगल दे दिया थीटा, तो इस मान लो P पॉइंट से डिनोट कर रहे थे, तो इसकी लोकेशन ऐसे नहीं लिख सकते R, थीटा, कि ये R डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे सिचुएटेड है ना। तो ये वाला पोलर, इसको बोलते हैं पोलर सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट, सॉरी पोलर सिस्टम, है ना। तो इस वाला का यूज किया है यहाँ पे R, थीटा। तो देखो अब क्या करते हैं, वैसे तो सिंपल है ये, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बाद में समझ आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस वाले,
इस वाली लाइन पे OP पे। फिर यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिससे जो पॉइंट नया मिल के आया उनके नाम रख दिया, इसका नाम M रख दिया और इसका N रख दिया। अभी हमने बोला कि परपेंडिकुलर है तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है, इधर भी 90 इधर भी 90, तो इधर शो कर दिया। तो इसकी वजह से देखो ये 2 ट्रायंगल बन गए यहाँ पे, इनका यूज करेंगे। अब देखो ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से, तो ये एंगल भी है ना थीटा होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये एंगल थीटा क्यों हो गया, यहाँ से तो ये एंगल थोड़ा कम हो जाना चाहिए, पर मैं ये बोलूँगा कि देखो A और B वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हैं, बहुत पास पास रखे हैं, तो हमको अभी लग रहा है कि बहुत दूर है, नहीं तो ये बहुत पास पास है, तो ये एंगल भी पास पास होंगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम रहेंगे ये, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा इनके लिख लेते हैं कि फिगर में क्या क्या है। ये चीज़ इसके नीचे लिख देना या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कहीं भी लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ इन फिगर। ये जो ले रहे हैं इनके बारे में बता देते हैं, क्या क्या लिया है हमने। AO और OB है ना, AO और OB ये दोनों डिस्टेंस हैं, AO और OB दोनों इक्वल हैं, और किसके इक्वल है, A के बराबर हैं ये भी A और ये भी है, ठीक है। अगला देखो इन डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना हमने, तो जो यहाँ तक की डिस्टेंस M से लेके P तक की, ये BP के बराबर हो जाएगी, ये MP और BP दोनों बराबर हो जाएंगी। तो देखो लिख देते हैं BP इक्वस टू MP इक्वस टू, अब ये BP किसके बराबर थी, R1 के, तो BP MP के बराबर है तो ये R1 हो गई। इसी तरह से क्या होगा, ये जो OP है यहाँ से OP और ये NP दोनों बराबर हो जाएंगी, OP इक्वस टू NP, ये किसके बराबर हो गई। अब OP देखो, OP की डिस्टेंस R ली थी हमने, तो ये R के बराबर हो गई, ठीक है। अब अकेली ये रह गई यहाँ से A से लेके P तक AP, तो जो AP है इसको हम डिनोट कर रहे हैं, मतलब ये R2 थी ना यहाँ से यहाँ तक की, तो इसको लिख दिया यहाँ पे R2। अब देखो अब क्या कर रहे हैं, अब थोड़ा सा 2 ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो ट्रायंगल बनाए कैसे बनाए, जो AP डिस्टेंस थी ये वाली, इस पे ये परपेंडिकुलर जो डाला था, तो कैसे लिख देंगे इसको, ON इज परपेंडिकुलर टू AP, एंड सिमिलरली ऐसे ये BM है, ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, परपेंडिकुलर होगा OP पे, OP सही है ना, हाँ OP पे। अब देखो अभी एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ये एंगल बन रहा है ना थीटा, तो NAO और ये MOB दोनों एंगल थीटा के बराबर है, तो लिख देते हैं एंगल NAO इज इक्वस टू एंगल MOB इज इक्वस टू थीटा। अब देखो सारी चीज़ें हमने दिखा दी फिगर में, ये हमने यूज लिया है। अब क्या कर रहे हैं हम, इस P पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव, है ना। किसकी वजह से, इन डायपोल की वजह से। डायपोल को हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव, 2 ध्रुव है ना यहाँ पे, डायपोल मतलब 2 पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं होते क्या मैग्नेट में, उसी तरह से यहाँ पे माइनस और प्लस 2 है। तो देखो डायपोल में क्या है, डायपोल खुद ही -Q और +Q से मिलके बना है, तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो क्या होगा, -Q की वजह से एक पोटेंशियल आएगा, उसको लिख लेते हैं, और +Q है उसकी वजह से एक पोटेंशियल आएगा, उसको लिख लेते हैं। फिर क्या करेंगे, लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे, तो जब ऐड कर देंगे तो फाइनल आ जाएगा हमारा जो आना होगा। तो देखो लिखते हैं, पहले +Q की वजह से लिख देते हैं, इस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा, तो लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे ड्यू टू कौन सा चार्ज, +Q की वजह से। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, V इक्वस टू KQ अपॉन R। तो देखो यहाँ +Q है तो इसकी वजह से यहाँ पे +Q लिख देंगे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, K + Q अपॉन R। R ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है,
R1 है तो ये वाली डिस्टेंस को R1 लिख देंगे। ऐसे ही इसकी वजह से लिखेंगे तो दो दो पोटेंशियल आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को V1 से डिनोट कर देते हैं, अगला जो आएगा उसको V2 से कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, लिख देता हूँ सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू की वजह से कैसे आएगा, तो देखो इसको लिखता हूँ V2 इक्वल्स टू K, अब यहाँ पे माइनस क्यू लिखूँगा, लिख ही देता हूँ, अपॉन R यहाँ वाली इस वाले की डिस्टेंस R2 थी तो यहाँ पे R2 लिख दिया। अब ये देखो माइनस बाहर निकल के आएगा, तो अभी एक स्टेप बचा लो, या तो यहाँ लिख दो इसको डायरेक्ट बाहर KQ और इसको माइनस को यहाँ लगा दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। अब मैंने बोला था ये तो दोनों की वजह से अलग अलग सेपरेट लिख लिया, अलग अलग, माइनस क्यू की वजह से लिख दिया P पे और प्लस क्यू की वजह से लिख दिया। अब हमें तो डाइपोल में तो दोनों एक साथ मिलके लगाएंगे ना, तो मतलब दोनों का एक साथ आएगा तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे सो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, आप एट को 80 लिख लेना, ये मेरी हैबिट में आ रखा है इसलिए, है ना। तो देखो, तो वो मान लो नेट V आया, कैसे आया, V1 प्लस V2 इनको ऐड करने से आया। तो क्या करेंगे, सिंपली ये वाला तो V ऐसे कैसे रहेगा, V1 की वैल्यू उठा के यहाँ से पुट कर देंगे और V2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये तो हो गया KQ अपॉन R1 प्लस ये हो जाएगा KQ अपॉन R2, लेकिन हमें पता था यहाँ पे माइनस था इसके सामने, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ऐसे करके ये V चलता रहेगा, V तो लिखते रहेंगे, इसको अभी लास्ट में एक साथ लिख देंगे। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सिंपल कैलकुलेशन है कि KQ को तो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, तो KQ को तो बाहर लिया कॉमन लेके, अंदर क्या बच गया, 1 माइनस R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, K को 1/4πε0 लिख सकते हैं, उससे हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना। अब इनको तो बाहर रहने दो, इनका कुछ करते हैं, तो क्या करते हैं, इनको एलसीएम लेके थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 कर लेना, इनको R1 R2 एलसीएम लिया, इसका इसमें डिवाइड दिया, या फिर डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो। अगर यहाँ 2 होता तो इसके आगे 2 लगा देते, यहाँ कुछ होता तो जो कोफिशिएंट होते उनको ऐसे कैसे लिख देते, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो ये क्या निकल के आया, V। अब इसको इक्वेशन डाल दो, या फिर देखो क्या करेंगे, अब कुछ कर नहीं सकते इसमें, K और Q का तो क्या करेंगे, K को 1/4, उससे कुछ होगा नहीं, तो क्या करेंगे, R1 और R2 इनकी वैल्यू निकाल के इनमें से रखेंगे, इस फिगर में से। तो देखो कैसे निकालते हैं, क्या करता हूँ मैं, एक बार तुम इसको देख लो अच्छे से, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, ये जो लिख रखा है इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो सब डायग्राम में दिखाई रखी है, वहाँ पे आपको पूरा लिखना है ये, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो देखो R1 और R2 को लिखता हूँ मैं किसकी फॉर्म में, R की फॉर्म में, और ये भी डायग्राम की हेल्प से। तो देखो कैसे, इन डायग्राम या फिर इन फिगर, वापस से यही चीज़ लिखूँगा, यहाँ लिख देता हूँ इसी के बगल में, इन फिगर। तो देखो क्या क्या निकालना था, R1 एंड R2, R1 और R2। तो देखो अगर तुम थोड़ा सा देख पा रहे हो इधर, तो इधर क्या है, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो थी ना R1 यहाँ तक की के बराबर हो गई थी, ये देखो फिर से बोल रहा हूँ, ये BP थी ना और जो MP थी, दोनों बराबर थी, किसके बराबर थी, R1 के। अगर हमको R1 निकालना है R की फॉर्म में, तो देखो क्या करेंगे, ये OP दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये OP में से अगर ये MO घटा देंगे ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी यहाँ तक की। अब ये इसी के बराबर तो है R1 के, तो देखो क्या करेंगे, ये टोटल तो थी यहाँ से यहाँ तक की R, ठीक है,
अगर हम इसको निकाल दें इतने से को, तो ये टोटल में से घटा देंगे ना इसको। तो देखो कैसे करेंगे, रेड कलर से लिख लेता हूँ या तो, ये देखो इसे कंपोनेंट करते हैं। देखो ये ए डिस्टेंस थी, ये इसका ये कॉस कंपोनेंट होगा, ये ओ भी थी ना, ये ए डिस्टेंस थी, ये वाली यहाँ तक की ए थी, इसका कॉस कंपोनेंट निकाल देंगे, कॉस कंपोनेंट निकाल देंगे, कॉस घटक मतलब। तो देखो कैसे होगा, लिख देंगे इसको ए कॉस थीटा। कंपोनेंट निकालना, कंपोनेंट करना मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। तो ए कॉस थीटा निकल के आ गया, इसको एम लिख रहे थे ना, एम पॉइंट था, ए कॉस थीटा हो गया। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये ए कॉस थीटा लिखा है, और मैं पेन मार्कर चेंज कर देता हूँ कलर, ए कॉस थीटा। अब वैसे ही देखो ये काम में आएगा अगले वाले में, जब हम R2 निकालेंगे। तो इसको अभी लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का ये आ जाएगा, ये भी ए कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ तक का, और ये पॉइंट तो n था ही, ये वाला पॉइंट था n। तो देखो R1 निकालना है मेरे को, मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो इस वाले से कंपेयर कर रहे हैं इसको। तो टोटल डिस्टेंस थी ये वाली R, इसमें से अगर ए कॉस थीटा घटा दिया तो ये इतनी डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, और ये R1 के बराबर ही तो है। तो देखो निकाल R1 रहे हैं, लेकिन इसमें से निकाल रहे हैं। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, R माइनस ए कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया। R1 को ऐसे लिख सकते हैं। वैसे ही R2 निकालना है, उसको भी R की फॉर्म में लिखना है। तो देखो कैसे, ये देखो हमने क्या करा था, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, तो ये जो OP थी जो NP के बराबर थी, ये तो बराबर थी, तो ये R है, तो यहाँ तक भी R है। फिर से देखो ये OP R है, तो यहाँ तक ये NP है, ये भी R है, तो ये वाली R है यहाँ तक। अगर इस R में ये ए कॉस थीटा ऐड कर देंगे तो ये टोटल निकल के आ जाएगी। देखो मैंने क्या बोला है, यहाँ तक है ये R, क्योंकि देखो ये R है यहाँ तक, इसका परपेंडिकुलर डाला तो ये भी R, इसमें ए कॉस थीटा ये ऐड कर दिया तो R2 निकल के आ जाएगी। तो ये हो जाएगी R प्लस ए कॉस थीटा। याद रखने के लिए देखो, चलो बाद में बताता हूँ। अब देखो R1 और R2 को एक साथ लिख देंगे इसमें। अब मैं इसको फिर से मिटाना पड़ेगा, ठीक है, तो मिटा देता हूँ। वैल्यू पुट करेंगे सिंपल, और आंसर आ जाएगा। तो देखो इनको सीधा सीधा R2 की जगह R प्लस ए कॉस थीटा, और जो R1 की जगह ये R माइनस ए कॉस थीटा रख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ V इक्वस टू KQ, तो बाहर ही ब्रैकेट के बाहर था, इसका कोई सीन है ही नहीं। R2 की जगह क्या लिख दिया, R प्लस ए कॉस थीटा, और जो R1 है इसकी जगह क्या लिख दिया, R माइनस ए कॉस थीटा। ये देखो नीचे R1 R2 मल्टीप्लाई में थे, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, R1 जैसे था R माइनस ए कॉस थीटा, और ये R प्लस ए कॉस थीटा। अब देखो क्या होगा, क्या ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, R प्लस ए कॉस थीटा, ये माइनस बाहर है, अंदर जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये तो हो गया इसका, है ना। अब देखो इधर ऐसा नहीं लगा a माइनस वी और a प्लस वी लिखा है, तो कहीं पर a माइनस वी ए प्लस वी लिखा हो, a माइनस वी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी लिखा हो, तो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, a माइनस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी, और ये लिखा है a प्लस बी, तो कैसे लिख दूँगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a की जगह क्या था, r का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर और स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है। देखो अब ऊपर तो ये कट गए आपस में, r से r, नीचे क्या होगा वो देख लेते हैं। के क्यू तो ब्रैकेट के बाहर ऐसे कैसे लिखते जा रहे हैं इसको, ये a cos थीटा और a cos थीटा दोनों ऐड होके 2a cos थीटा हो गए। एक बार a cos थीटा, दूसरी बार a, तो दोनों को ऐड करके 2 लगा दिया सामने। अब इनका क्या करेंगे वो भी देखते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो फिगर में देखो फिर से,
हमने बोला था कि है ना माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, बहुत पास पास रखे हैं। तो पास पास रखे हैं तो उससे क्या है कि बहुत इनके बीच की डिस्टेंस कम थी, अब उसकी भी आधी कर रहे हैं तो वो और कम हो गई, फिर उसका भी स्क्वायर कर रहे हैं तो वो और कम हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर स्क्वायर करने में तो वैल्यू बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि अगर एक से बड़ी कोई नंबर होता है उसका स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 है तो वो बढ़ता है, लेकिन अगर एक से छोटा होता है, जैसे हाफ ले लिया, इसका स्क्वायर किया है तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब और हाफ हो जाएगा। 1/3 है, स्क्वायर किया तो और छोटा हो जाएगा। तो 1 से छोटी जो नंबर्स होती हैं, संख्याएं होती हैं, उनका स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए लिख देते हैं कि ए है वो वेरी स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, आर की कंपैरिजन में। ये जो आर था ना, ये तो काफ़ी दूर लिया था हमने, है ना, मतलब इससे तो काफ़ी दूर था इसकी कंपेयर में। तो ए बहुत छोटा है आर से, तो जो ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर करेंगे तो लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। अब ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है तो ये भी 0 ही हो जाएगा। तो देखो के क्यू, ऊपर तो देखो 2a cos थीटा था, 2a cos थीटा अपॉन नीचे क्या कर रहे थे, आर स्क्वायर। यहीं पे 0 लिख देता हूँ क्योंकि 0 से स्क्वायर होकर 0 ही हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा सा k इंटू 2a, इनको एक साथ लिखा नहीं, q इंटू 2a, इनको एक साथ कर दिया ऐसे करके। तो इससे क्या होगा, एक डायपोल का फॉर्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो लिख देंगे इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं हिंदी में। इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला होता है P = ये जो लिखा है ना Q इंटू 2a, जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो सिंपल हो गया। तो क्या करेंगे अब, KP ये देखो वो जो R1 R2 की वैल्यू जो लिखी थी, अब देखो K इसको P से डिनोट कर देंगे। अभी लिखा है ना Q इंटू 2a P के बराबर होता है, इसको P लिख दिया, और ये cos थीटा था अपॉन ये जो था आर स्क्वायर, ये ऐसे के ऐसे। तो ये किसकी वजह से क्या फॉर्मूला आ गया है, V का, इधर V चलता जा रहा था ना। तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है हमारा, उसकी वजह से इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आता है। ठीक है, इसको इक्वेशन A डाल के छोड़ दो। अब हम क्या करेंगे, इसका देख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम क्या करेंगे, ये तो आ गया। अगर वो पूछेगा ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, तो ये निकाल देंगे यहाँ तक। कई बार वो फिर वही बात है कि वो पूछता है कि इसको स्केलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो देखो स्केलर फॉर्म में लिखना सीख लो। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये जो स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना। हिंदी में इसको अदिश रूप में लिखा हुआ है तो इसको सदिश रूप में कैसे लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ लिख देता हूँ, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिख लो, V = KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो हमने क्या करा है, इसको ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो होगा क्या, K को तो ऐसे रहने दिया, P के साथ में R लिख दिया और cos थीटा, और नीचे तो क्या हो गया, नीचे तो R³ हो गया, स्क्वायर पहले से था, R ये था। अब ये देखो PR cos थीटा दिख रहा है। अब ऐसे नहीं लिख सकते, डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा, अदिश गुणनफल होता है इसमें P.R। जैसे देखो इसे A.B लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट करना है तो हो जाता है ना AB cos थीटा। तो कहीं AB cos थीटा लिखा है तो उसको A.B नहीं लिख सकते क्या। तो देखो यहाँ पे PR cos थीटा लिखा है तो उसको P.R लिख सकते हैं ना। तो देखो K P.R, लेकिन जो प्रोडक्ट होते हैं वो वेक्टर के बीच में होता है ऐसे करके, तो वेक्टर भी लगा दिया अपॉन R³। ये आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म।
ठीक है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में कभी पूछ ले इसको सदिश रूप में तो ऐसे लिख देंगे। अब इसके अंदर देखो, इसका देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसके अंदर दो केस बनते हैं। जैसे बच्चे क्लास में पूछते भी हैं कई बार कि सर ये पी पॉइंट यहीं पे क्यों लिया, मेरी मर्जी होती सर मैं यहाँ ले लेता, यहाँ ले लेता, कहीं और ले लेता। मान लो ये जो लाइन है इसी लाइन पे आगे एक्सटेंड करके यहाँ पे कहीं ले लेता, तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखो उसी को बता रहा हूँ कि मान लो हम इसको यहाँ पे ले लेंगे, इस पॉइंट पे मान लो P, देखो जो P था ये थीटा एंगल पर था, तो P पॉइंट को खिसकाते खिसकाते ला रहे हैं, तो थीटा कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। इसी पॉइंट पे आ गए तो थीटा 0 ही हो गया ना। देखो फिर से इस पॉइंट पे था, इधर ले गए तो थीटा एंगल बन गया इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस मान लो इसको। अब इसको वापस यहाँ पे लेते आ रहे हैं, आते हैं, तो देखो इसको मान लो ये वाली डिस्टेंस, तो इसको ऐसे पास लेके आ रहे हैं, तो थीटा देखो कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, लास्ट में 0 हो गया। तो देखो इस वाले केस में अगर थीटा की वैल्यू, इस वाले जो इक्वेशन है उसमें थीटा की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो आ जाएगा नहीं इस वाले एक्सिस पे पॉइंट अगर हुआ तो, ठीक है। और दूसरा केस क्या बनेगा कि अगर ये P पॉइंट है वैसे बढ़ते 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 ऐसे आ गया, इस वाली लाइन पे आ गया जो इसके परपेंडिकुलर है ना। मतलब जो थीटा की वैल्यू 90 हो गई, 90 हो गई, तो इसमें थीटा की जगह 90 रख देंगे। तो इसका ऐसे करके दो केस बनते हैं। तो देखो इसको मिटाना पड़ेगा, केस फर्स्ट और केस सेकंड। तो देखो केस फर्स्ट तो क्या है, केस फर्स्ट है व्हेन पॉइंट P is situated at axis of dipole। ये डायपोल की जो एक्सिस है इसको अगर आगे बढ़ा देते तो इसकी एक्सिस बन जाएगी ना। डायपोल की एक्सिस द्विध्रुव की जो अक्ष है उस पर अगर निकालना हुआ तो देखो सिंपल क्या बोलेंगे, अगर ये इसकी एक्सिस पे आ जाएगा तो उसका क्या मतलब है, मीन्स फिर दैट इज थीटा है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। तो क्या करेंगे, देन इक्वेशन ए को यूज़ करेंगे, देन फ्रॉम इक्वेशन ए को यूज़ करके क्या करेंगे, सिंपल लिख देंगे यहाँ पे v इक्वस टू के पी कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर। अभी हम चीज़ जानते हैं कि बिकॉज कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसकी जगह डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे, तो के पी 1 अपॉन आर स्क्वायर। देखो थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो 1 को एक स्टेप बचा रहे हैं, तो 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे करके ये इसकी एक्सिस पे आ गया। तो जो v आया इसकी एक्सिस पे आया, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे v एक्सिस, हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे v अक्ष, ठीक है। अभी एक्सिस पे आ गया। अब दूसरा केस निकालेंगे, मान लो k को देखो बुक में NCERT में इसको 1/4πε0 लिख रखा है, 1/4πε0, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी लिख सकते हो, क्योंकि SI यूनिट में, मतलब SI यूनिट में इसको वही बोलते हैं 1/4πε0। अब केस सेकंड की बात करता हूँ। अब देखो पहली बार, अब तो ये एक्सिस पे आ गया, अब एक्सिस के अलावा मान लो ये ऐसे वर्टिकल हो गया, इसके इस वाली लाइन पे हो गया है ना, तो एंगल थीटा 90 डिग्री रख देंगे। तो एक्सिस के अलावा जो होता है उसको नॉन एक्सिस बोलते हैं, तो लिखो व्हेन P इज सिचुएटेड एट नॉन एक्सिस ऑफ डायपोल, ठीक है, लिख दिया शॉर्ट में। तो देखो कर क्या रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। मान लो इस वाले कोई एक्सिस पे आ गया, मान लो यहाँ आ गया, तो यहाँ से आया तो 0 हो गया। अब ऐसे बढ़ते बढ़ते इन दोनों के बीच एंगल 90 हो गया ये, तो 90 रख देंगे। देन फ्रॉम इक्वेशन ए या फिर बाई इक्वेशन ए
तो देखो वही लिखेंगे v इक्वल्स टू के पी कॉज 90 डिग्री। कॉज 90 कितना होता है सब जानते हैं, लिख देते हैं साइड में। कॉज 90 डिग्री होता है 0। 0 हो गया तो यहाँ पे ये सब को 0 कर देगा। तो यहाँ पे लिख दो नॉन एक्सिस, v नॉन एक्सिस पे कितना निकल के आएगा, v नॉन एक्सिस पे 0 निकल के आएगा। ठीक है, नॉन एक्सिस या फिर हिंदी में बोलेंगे निरक्ष, अक्ष के अलावा जो होगा वो निरक्ष। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डेरिवेशन। अब एक और, चलो इसको देख लो, किसी को नोट करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो